तो प्यारे भाइयों, आज आप सभी के लिए लेके आ गए हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। दोस्तों, सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सरसाइज 7.2 में जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट जानना है, उसमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसमें लगभग 29 क्वेश्चन है हमारे ख्याल से। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो सभी को हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम उन सभी चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में भले ही भगा लीजिए लेकिन थ्योरी में मत भगाइएगा, थोड़ा सा भी नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट समझना है आपको तो एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान को कंसंट्रेट करिए, कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार। और चलिए आज का जो अपना है वीडियो उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको मैथ में, गणित में किसी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के सॉल्यूशन की तरफ। तो प्यारे भाइयों, देखिए इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है, ये सभी चीजों को हम समझेंगे। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि विभाजन सूत्र में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, माना कि ए बिंदु है और बी बिंदु है, इस दोनों को मिलाने से बनेगा एक रेखाखंड। तो ए बिंदु का निर्देशांक दे देगा और बी बिंदु का निर्देशांक दे देगा। ठीक है, और कहेगा कि इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमें नहीं पता है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और दे देगा कि ये P बिंदु जो है इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मतलब P बिंदु से इधर का रेशियो क्या है, M1 है, और इधर का रेशियो M2 है। ठीक है प्यारे भाइयों, इस चीज को समझेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। बस आप इसको नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन, मतलब इसका थ्योरी यही है कि यदि ए बी कोई रेखाखंड है, इसको बिंदु P अगर M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करे तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। एक बार M1 को गुना करेंगे X2 से, फिर M2 को गुना करेंगे X1 से, फिर नीचे में M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर Y निर्देशांक के लिए M1 को गुना करेंगे Y2 से प्लस M2 को गुना करेंगे Y1 से, और फिर नीचे में M1 प्लस M2। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट है। और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो में देखेंगे ही पूरे। ठीक है, तो प्यारे भाइयों आइए चलिए, एक दो पॉइंट और है जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में यूज होने वाला है। तो प्यारे भाइयों देखिए, अपना ये दो पॉइंट जो है कि इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने में यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो किसी रेखाखंड दिया रहेगा, रेखाखंड जो दो बिंदु से मिलकर बना होगा उस दोनों का क्या दिया रहेगा, निर्देशांक भी दिया रहेगा। तो उसका मध्य बिंदु जो होगा, उस रेखा को आधा आधा बांटने वाला जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा। तो यही चीज है कि यदि दो बिंदु, ए का निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है, तो इस तरह से बनेगा ना। तो ये मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा और इसके ठीक बीच में अगर बिंदु P स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, जो कि इस रेखाखंड को आधा आधा बांटता है, आधा इधर आधा उधर, मतलब ठीक बीच में होगा, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों बड़ा ही जैसा फॉर्मूला लगाना है, x निर्देशांक के लिए दोनों का x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और y निर्देशांक के लिए दोनों के y निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। मतलब x निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, y निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना तीसरा पॉइंट आता है कि इस त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज के केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मतलब किसी त्रिभुज के केंद्रक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहेगा और पूछेगा कि उसका केंद्रक। तो किसी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो प्यारे भाइयों देखिए, पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कोई भी त्रिभुज मान लीजिए इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका केंद्रक कहाँ पे स्थित होगा। तो प्यारे भाइयों माध्यिका तो समझते हैं ना, माध्यिका क्या होता है, जिस शीर्ष से हम खींचते हैं तो उस शीर्ष पर जो कोण होता है वो और उसके सामने वाले भुजा को, दोनों को क्या करेगा, आधा आधा बांटने का काम करता है ये माध्यिका। मतलब माध्यिका इस एंगल को क्या करेगा, आधा आधा बांटेगा और सामने वाली भुजा को भी आधा आधा बांटेगा। तो क्या करना है, सिर्फ एक शीर्ष, एक माध्यिका खींचने से नहीं होगा, तीनों शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे। ठीक है, तो इस शीर्ष से जो माध्यिका खींचेंगे इस टाइप का बनेगा और इस शीर्ष से जो माध्यिका आएगा वो इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगा, मान लेते हैं ए बी सी कोई त्रिभुज है और उस पर जो माध्यिका खींचे हैं ये डी ई एफ कोई माध्यिका है, और ये जो बिंदु जिस पर कट के मिला है ये जी बिंदु है। तो इसका केंद्रक प्यारे भाइयों कहाँ है, तो यही जी बिंदु जो है केंद्रक है।
किसी भी त्रिभुज का तीनों माध्यिका जहां पर मिलता है, जहां पर कटता है, वही कहलाता है उस त्रिभुज का केंद्रक। और इस त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए हमको अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष पता है तो उसके एक्स निर्देशांक के लिए तीनों शीर्ष के एक्स निर्देशांक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, और वाई निर्देशांक के लिए तीनों शीर्ष के वाई निर्देशांक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। बस फॉर्मूला यही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, और वाई निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। तो प्यारे भाइयों, समय के अभाव होने के कारण कोई क्वेश्चंस है ज़्यादा, वीडियो हो जाता है ज़्यादा लंबा, ठीक है, इसीलिए जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं पहले, फिर उसके बाद आपको समझा दिए हैं, तो समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अपने एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन की तरफ। तो प्यारे भाइयों चलिए, अब एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता छूट गया होगा तो उसको क्वेश्चन में ही समझ लिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए, अपना एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं और दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु को हमने मान लिया A और B, और दोनों का निर्देशांक हम लिख दिए हैं, और उसका जो अनुपात है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात क्या माने थे हमने, M1 और M2 को माना था, ठीक है, वही अनुपात था। तो M1 और M2 का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 3:1, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो 3:1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/1। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए यहाँ पर निकालना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब जो उस भुजा को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया है उसका निर्देशांक निकालना है। तो फिगर क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा, A और B क्या है, कोई दो बिंदु है जिसको मिलाने से एक रेखाखंड बना, ठीक है, और कोई बिंदु मान लेते हैं बीच में P जो कि उसको 3:1 के अनुपात में विभाजित किया, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो यही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और M2 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अनुपात हमें दिया हुआ था, तो इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक, फॉर्मूला लगाएंगे वही, ठीक है, कौन वाला, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर M1 कितना है, तो M1 है 3, और M2 फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं चूँकि आसान होगा, M1x2 प्लस M2x1, ठीक है, और बट्टे में क्या था, M1 प्लस M2, और y निर्देशांक के लिए M1 y2 प्लस M2 y1, और बट्टा क्या था, M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस P निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, तो M1 का मान है 3 और x2 का मान है क्या, देखिए इन निर्देशांक A और B कोई भुजा है, तो एक को मान लेंगे हम 1 और एक को मान लेंगे 2, तो A में जो होगा ना वो x1 और y1 होगा, और B में जो होगा x2 और y2 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप मन में ध्यान रखिएगा। M1 का मान कितना है, तो 3, और x2 का मान कितना है 1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा। M2 का मान कितना है, तो 1 से गुना करेंगे किसमें, तो x1 में, तो x1 का मान है -3। ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, M1 और M2 दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 3 प्लस 1। ठीक है, अब चलते हैं y अक्ष के लिए, y निर्देशांक के लिए M1 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना है, तो -3। ठीक है, और प्लस M2 का मान कितना है, तो 1, और y1 का मान कितना है 9, और बट्टा में दोनों अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यही जो अपना P का निर्देशांक निकल के आ जाएगा सामने। तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, और बट्टा क्या हो जाएगा 4, कॉमा 3 को -3 से गुना करेंगे तो -9, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो +9, और बट्टे क्या हो जाएगा 4। तो P का निर्देशांक क्या निकल के आया, 0/4, 0/4। ठीक है, अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो P का निर्देशांक क्या हो गया, 0, 0। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं कि समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एनी डाउट सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 तो प्यारे भाइयों अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन भी जस्ट सेम है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो दो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को 3, 5 और 7, 9 को क्या करता है, तो 2:3 के अनुपात में अंतरिक्तः विभाजित करता है। ठीक है, तो प्यारे भाई जस्ट पिछले क्वेश्चन को
जैसे सॉल्व किए थे, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, और उसको जो अनुपात जिस अनुपात में विभाजित करता है वो m1 और m2 है। तो m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो प्यारे भाइयों आइए जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू उसका पुट करते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो पता ही है आपको। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, m1 का मान हो गया 2 और x2 का मान हो गया 7, तो 2 को 7 से गुना करेंगे। m2 का मान हो गया क्या 3 और m1 का मान हो गया 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, और बट्टा m1 प्लस m2, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और कॉमा m1 को y2 से गुना करेंगे, तो m1 का मान है 2 और y2 का मान है कितना 9, प्लस m2 को गुना करना है y1 से, तो 3 को गुना करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, और बट्टा क्या है, दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और प्लस 3 तिया 9 बट्टा क्या हो गया 5, कॉमा 9 दूना 18 प्लस 5 तिया 15 और बट्टा क्या हो गया 5। ठीक है, तो P का निर्देशांक कितना हो गया 19 4 23 बट्टा 5, कॉमा 18 5 कितना हो 18 15 कितना होगा, तो 33 बट्टा 5। तो यही रहा प्यारा सा आंसर अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 का। समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। जो रेखा ए और बी को 2:3 में विभाजित करता है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 23/5 और 33/5 हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो प्यारे साथियों अपना तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में कह रहा है कि माना कि ए निर्देशांक दिया हुआ है और बी निर्देशांक दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, एक बिंदु है, दोनों जो है 2 बिंदु है और इस दोनों को मिलाकर जो है एक रेखा खींचा गया है। तो एक बिंदु P जो है इस निर्देशांक प्रकार प्राप्त करें, एक बिंदु P का निर्देशांक इस प्रकार प्राप्त करें कि AP बराबर 3/7 AB है। तो दो बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो इस तरह से ये रेखाखंड बनेगा। और बिंदु P का निर्देशांक इस प्रकार से प्राप्त करना है कि AP बराबर क्या होगा 3/7 AB हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका मतलब इसमें भी विभाजन सूत्र ही लगेगा। तो प्यारे भाइयों सबसे पहला जरूरी काम है हमको कि m1 m2 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, AP और बट्टा PB हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए AP तो है पहले से और इधर से AB है, इसको हम अगर डिवाइड में ले जाए इधर ले जाते हैं तो डिवाइड में चला आएगा, बराबर क्या आ गया 3/7 आ गया। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए m1 m2 क्या होता है, उस रेखाखंड को उस बिंदु द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो ये इस बिंदु द्वारा इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, तो AP और बट्टा क्या हो जाएगा ये PB। तो क्या चाहिए m1 m2 के लिए हमको AP बट्टा PB चाहिए ना। तो इस AB है, इसको हम अगर PB बनाना चाहते हैं तो PB के लिए क्या करना पड़ेगा, AB में से इस AP को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AP बट्टा AB की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये PB हमको चाहिए ना, तो पूरे AB में से हम क्या करेंगे, इस AP को घटा लेंगे। तो AB में से क्या करना पड़ेगा, AP को घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 और बट्टा AB का मान पूरे था 7, AB का मान पूरे है कितना 7, लेकिन AP कितना है, तो AP है 3, तो 7 में से 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों ये AP और बट्टा AB में से AP अगर हम घटाए हैं, AB में से अगर AP को घटाएं तो ये PB मालूम चल गया। तो AB बट्टा PB कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, मतलब इसीलिए क्या हो जाएगा m1 का मान कितना हो जाएगा ये 3 और m2 का मान कितना हो जाएगा तो 4। समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा यहाँ। अब यहाँ के बाद हम अपना विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ से अब विभाजन सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से हम क्या करते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं जो उस रेखाखंड को अलग अलग अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यही होता है। और y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, इस फॉर्मूला को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 का मान यहाँ से मालूम चल गया 3 और x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है 6। ठीक है, प्लस में हो जाएगा m2 का मान है 4 और गुना हो जाएगा किससे, x1 के मान से, मतलब -1 से। ठीक है, और बट्टा दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब y निर्देशांक के लिए चलते हैं, तो m1 का मान है 3 और y2 का मान क्या है, तो -2 है। और प्लस में क्या हो जाएगा m2 का मान है 4 और y1 का मान कितना है, तो 5।
ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 + 3 और या फिर 3 + 4 कुछ भी लिखिए। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आया 6 × 18 और 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा और बट्टे क्या हो गया 7 कॉमा 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 होगा और 5 चौका कितना हो जाता है 20 और बट्टे में क्या होगा 7 होगा। ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 18 में से 4 घटाएंगे तो 14/7 और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 14/7 और इसको कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा निर्देशांक आ जाएगा 2,2। तो प्यारे मित्रों यही है अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है। तो समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा हमारे ख्याल से, जो कितने प्यारे तरीके से समझाते चल रहे हैं। तो प्यारे भाइयों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्यारे भाइयों देखिए अपना प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक्स अक्ष जो है दो बिंदुओं 2,-4 और 3,8 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अक्ष जो है दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे भाइयों इस दोनों निर्देशांक जो दिया हुआ है इस दोनों बिंदु का अगर उस तरीका से देखा जाए तो इस टाइप का रेखा बनेगा और इसको जो है ये एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है दोनों साइड से, तो वो निकालना है। ठीक है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु जो यहाँ पर जो कट रहा है बिंदु एक्स अक्ष से, ये रेखा जो एक्स अक्ष से कट रहा है इसका जो कटान बिंदु है इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर तो एक्स का कुछ मान होगा लेकिन वाई निर्देशांक कितना होगा तो 0 होगा। ये चीज हमने आपको 7.1 पिछले जो एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन हुआ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें क्लियर कर दिए थे। ठीक है प्यारे भाइयों। तो एक्सरसाइज 7.2 के सोल्यूशन को एकदम अच्छे तरह से समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 7.1 पूरा देखना चाहिए। ठीक है। उसमें बहुत ही बेसिक से एकदम कंसेप्ट को समझाया गया है तो जाके आप देख सकते हैं। लगभग 2 घंटे 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारा मेहनत किए हैं हम भी। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पे मान लिया हमने कि ये रेखा ए बी है उसको एक्स अक्ष जो है m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है और उस बिंदु का निर्देशांक को हम मान लिया है x, 0 जो कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इस दोनों निर्देशांक को अगर हम मान के चले तो यहाँ से अपना इस बिंदु को मान लेते हैं हम P। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल जाएगा तो P बिंदु का निर्देशांक वही निकलेगा m1x2 + m2x1 बट्टे m1 + m2। तो m1 का मान कितना है तो m1 नहीं पता, x2 का मान तो पता है तो x2 का मान यहाँ से मालूम चल जाएगा 3। तो ये गुना हो जाएगा किससे 3 से प्लस m2 को गुना करना पड़ेगा x1 से, मतलब x1 का मान है 2। ठीक है। और बट्टा क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है। अब y अक्ष के लिए मतलब y निर्देशांक के लिए चलते हैं तो m1 को गुना करना पड़ेगा किससे तो m1 को गुना करना पड़ेगा y2 से, मतलब 8 से गुना करना पड़ेगा और प्लस m2 को गुना करना पड़ेगा y1 से, मतलब -4 से। ठीक है। और बट्टा क्या करना पड़ेगा m1 + m2। तो यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आएगा 3 को m1 से गुना करेंगे तो 3m1 प्लस क्या हो जाएगा 2m2। ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है। और कॉमा y निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा 8m1 और प्लस नहीं होगा -4m2 हो जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है। ये तो निकल के आ गया सामने। ठीक है प्यारे भाइयों। लेकिन आपको तो पता है कि x अक्ष पर क्या होता है y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है चूंकि x अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब x अक्ष पर विभाजित करेगा तो x अक्ष पर तो y निर्देशांक 0 होता है। चूंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर क्या होता है तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ये चीज़ आप लिख दीजिएगा चूंकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए अच्छे से। तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। इसीलिए क्या होगा तो इसीलिए इस P बिंदु का जो y निर्देशांक होगा ना तो ये तो x निर्देशांक है, ये क्या है y निर्देशांक है। तो इस y निर्देशांक को क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर, मतलब 8m1 -4m2 बट्टा m1 + m2 क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 से गुना होकर ये भी हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 8m1 -4m2 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है। मतलब यहाँ से आ गया 8m1, अगर इस
-4m2 को बराबर के उस साइड ले जाएं तो प्लस में 4m2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम m1/m2 निकालना चाहेंगे तो बड़े ही इजी तरीके से निकल जाएगा। 4 रहेगा ऊपर, ये 8 चला जाएगा इधर भाग में, और कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या हो जाएगा, तो m1 का मान हो जाएगा 1 और m2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2। ठीक है, तो ये भी अपना एक प्यारा सा आंसर हो गया कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 1/2, मतलब 1:2 में विभाजित करेगा। तो इसको आप अनुपात में ऐसे करके लिख लीजिएगा कि 1:2 में विभाजित करेगा। तो ये हो गया पहला आंसर। अब कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1x2 + m2x1 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 3m1 है ना, तो 3 और उसको क्या करेंगे, m1 से गुना करना है, मतलब 1 से गुना करना है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 को m2 से गुना करना है, मतलब 2 को 2 से गुना करना है, और बट्टा क्या हो जाएगा, m1 + m2 मतलब 2, 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और y निर्देशांक के लिए 8 को m1 से गुना करना है, मतलब 8 को 1 से गुना करना है। ठीक है, और माइनस 4 को m2 से गुना करना है, मतलब 2 से, और नीचे में 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना P निर्देशांक निकल के आ जाएगा सामने, 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 और बट्टा 3, और यहाँ से हो जाएगा 8 - 8/3। तो P निर्देशांक कितना आ गया, 7/3, 8 में 60 गया तो 0, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 0। तो अपना प्यारा सा आंसर रहा दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का। समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पे, वो भी बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न। तो प्यारे साथियों, अपने 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 2 बिंदु 7, 3, और दूसरा बिंदु है -4, 5, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों जो रेखा निर्देशांक दिया हुआ था इसका रेखा कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये रेखा जो है y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा प्यारे भाइयों, ये निकालना है। ठीक है, तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था, आपको तो पता है कि y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है। तो दोनों बिंदु का निर्देशांक हमने निकल लिया। ठीक है, और मान लिए कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो उसके अगर m1 m2 अनुपात मानते हैं तो उसके हिसाब से अपना ये निकल के आता है निर्देशांक। ठीक है, लेकिन हमको पता है y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, इसीलिए इस बिंदु P का x निर्देशांक ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -4m1 + 7m2 बट्टे m1 + m2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया सामने, -4m1 + 7m2 बराबर हो जाएगा 0 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4m1 बराबर इस 7m2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 7m2 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया सामने कि m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, और इधर से 4 क्या हो जाएगा, इधर भाग में चला आएगा। ठीक है, इधर से m2 को भाग में लाए इधर, तो m1/m2 हो गया, और इधर से 4 को उधर ले गए भाग में, तो 7/4 हो गया। मतलब अनुपात क्या हो गया, 7:4। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का। ठीक है, इसमें उस बिंदु P का निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, तो अनुपात तक ही अपना आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों, 4 नंबर प्रश्न का तीसरा प्रश्न जस्ट सेम है सेकंड नंबर की। ठीक है, इसमें कुछ एक चीज ज्यादा पूछ दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें y अक्ष जो है बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, y अक्ष विभाजित करता है। तो यहाँ से आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं कि m1 अनुपात m2 क्या होगा। ठीक है, तो वहां तक निकालना तो अपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे, मतलब इस जिस बिंदु पर ये विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उस बिंदु को हमने मान लिया P, और उसका निर्देशांक क्या होगा, तो 0, y होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, तो y निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x निर्देशांक x का मान क्या होगा, उस y अक्ष पर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे, चूंकि जानते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म किसके 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब -m1 + 5m2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 + m2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब -m1 + 5m2 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से निकल के, -m1 बराबर क्या हो जाएगा, -5m2। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या निकल के आएगा यहाँ से m1 बट्टा m2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टा 1। मतलब m1 का मान क्या हो गया, तो m1 का मान हो गया 5 और m2 का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम P निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x निर्देशांक तो 0 होगा ही, वो तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे P का निर्देशांक, x निर्देशांक तो 0 होगा ही, तो इसको आप मत सॉल्व कीजिए, सिर्फ आप y निर्देशांक निकाल लीजिए। तो y निर्देशांक कितना होगा, तो -4 गुना m1 का मान कितना है, तो m1 का मान है 5। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस ही होगा, तो माइनस में 6m2 होगा, तो -6 गुना m2 का मान है 1 और बट्टा करके दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, मतलब 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, P का निर्देशांक कितना हो गया 0, 5 का 20 होगा, मतलब -20 और -6 हो जाएगा, और बट्टा में क्या होगा 5 1 6। तो P का निर्देशांक क्या हो गया 0, और ये -20 और -6 कितना हो जाएगा -26/6, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 से कटेगा तो -13 और बट्टा 3 हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का। समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, एक झलक देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पे। तो प्यारे भाइयों, अपना 5वां का पहला प्रश्न में कहता है कि बिंदु 8,4, ये कोई बीच वाला बिंदु है 8,4। ठीक है, ये जो है दो दिए गए बिंदुओं 9, 6 और 5,-2 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में अतिरिक्त विभाजित करेगी। किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब m1 m2 का मान चाहिए हमको। तो दोस्तों बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। आइए, A और B कोई दो बिंदु है जिसको मिलाकर एक रेखाखंड बनाया गया। इसको जो है 8,4 जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो m1 x2 + m2 x1 वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस m2 x1 बट्टा क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, y निर्देशांक के लिए m1 y2 + m2 y1। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा। इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1 को गुना करेंगे x2 से तो क्या हो जाएगा 5m1 हो जाएगा, m2 को गुना करेंगे x1 से तो प्लस 9m2 हो जाएगा। ठीक है, 9m2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा m1 + m2। ठीक है, m1 m2 का मान हम नहीं पता है, हमको मान के चले हैं, तो m1 का मान के चले हैं, y2 का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 m1, और m2 का मान भी नहीं पता है, y1 का मान पता है 6, तो ये हो जाएगा 6 m2। ठीक है, और बट्टे में m1 + m2। ठीक है, लेकिन आपको P बिंदु का निर्देशांक पता है, लेकिन P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 8,4। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हमें अगर अनुपात नहीं पता था तो उसके लिए निर्देशांक क्या निकल के आया, ये वाला। लेकिन अगर हमको निर्देशांक पता है तो x निर्देशांक कितने के बराबर होगा 8 के, और y निर्देशांक कितने के बराबर होगा, तो 4 के। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को बराबर कर देते हैं तो m1 और m2 का रेशियो निकल के सामने चला आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब, या तो आप x निर्देशांक को 8 के बराबर कर लीजिए या फिर y निर्देशांक को 4 के बराबर कर लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। तो देखिए, इस x निर्देशांक को हम बराबर करते हैं तो 5m1 + 9m2 बट्टा m1 + m2। ठीक है, ये x निर्देशांक हो गया इसके लिए, m1 और m2 के संबंध के लिए, और ये दिया हुआ कितना है, तो x निर्देशांक 8 के बराबर दिया हुआ, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5m1 + 9m2। ठीक है, अब इस दोनों में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8m1 + 8m2। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब m1 वाले टर्म को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 5m1 - 8m1, इधर 8m2 है तो रहने देते हैं, और इधर वाला टर्म को उठा के ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -9m2। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। अब देखिए 5m1 में से 8m1 जाएगा तो कितना बचेगा, -3m1 बचेगा, बराबर 8m2 में से 9m2 जाएगा तो -1m2 बचेगा। तो एक को तो नॉर्मली लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, अब m1 बट्टा m2 निकालना है, तो m1 रहने देते हैं, इस m2 को इधर हम भाग में लाते हैं तो भाग में चला जाएगा,
बराबर इधर 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है तो, और इधर वाला 3 को इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब 1/3, मतलब कि 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे दोस्तों, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा इस प्यारे से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट को। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी जस्ट सेम है, तो आइए उसको देखते हैं। तो प्यारे भाइयों, समय के अभाव होने के कारण 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी जस्ट ये रहा। अब प्यारा सा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 1:6। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इसके पहले वाला 5 का पहला है ना, उसको सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन को बड़े ही प्यारे तरीके से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन 6 के पहला पे। तो प्यारे भाइयों, अपना प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इसमें कह रहा है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करता है। तो समद्विभाग मतलब क्या होता है कि समान 2 भाग में बांटना, और समत्रिभाग मतलब क्या होता है समान समान 3 भाग में बांटना। ठीक है, तो ये पूरा रेखा क्या है, AB है। AB 2 बिंदु का निर्देशांक दे दिया तो इससे एक रेखा खंड बनेगा। अब इसको समत्रिभाग करना है, मतलब समान समान 3 भाग में बांटना है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P और बिंदु Q जो है इस AB को समत्रिभाग करता है, समान समान 3 भाग में बांटता है। मतलब जितना लंबाई इस AP का है उतना ही लंबाई इस PQ का है, उतना ही लंबाई इस QB का भी होगा। तो प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाला है कि अगर हम बिंदु P से देखें तो बिंदु P जो है इसको किस अनुपात में विभाजित किया है, तो 3 भाग में विभाजित किया है। चूंकि टोटल कितना भाग है, तो 3 भाग है। तो 3 भाग में से क्या होगा, 1 भाग इधर होगा और 2 भाग क्या है, इधर है। तो ये हो जाएगा 1:2। और पूछेंगे अगर कि Q जो है इस पूरे भुजा को किस अनुपात में बांटा है, तो Q से इधर क्या है, 1 भाग है, और इधर कितना भाग है, तो 2 भाग है। 1 और 2 पूरा भाग है, तो 2:1 हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ लिए कि P बिंदु जो है इस पूरे रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा, और Q बिंदु जो है इस पूरे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। किस बिंदु का, तो इस दोनों बिंदु का, P का भी निर्देशांक और Q का भी निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ से लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ P और Q जो है ये भी रेखाखंड को समत्रिभाग करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AP बट्टा PB। ठीक है, AP बट्टा PB कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और अगर इसके लिए देखा जाए तो AQ बट्टा QB का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो देखिए प्यारे भाइयों, अब यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि P जो है ये AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे कि विभाजित करता है। तो यहाँ से अब हमको P का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M1x2। तो M1 का मान कितना है, तो P के लिए M1 1 है, तो 1 को गुना करेंगे किससे, x2 से। तो x2 का मान कितना रहा, -3, तो -3 से गुना हो जाएगा। प्लस M2 का मान कितना है, तो 2 है, और x1 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और दोनों अनुपात जुड़ जाएगा, मतलब 1+2, कॉमा फिर से M1 y2 हो जाएगा। तो M1 कितना है, तो M1 है 1, और y2 कितना है, तो -4, तो इससे गुना हो जाएगा। प्लस M2 का मान कितना है, 2, और y1 का मान कितना है, -2, तो इससे गुना हो जाएगा, बट्टा दोनों रेशियो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P का रेशियो कितना निकल के आया सामने, P का निर्देशांक कितना आया, तो -3 प्लस 3 दूना 6, और बट्टा क्या आ गया, 3। ठीक है, और कॉमा ये -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4, और माइनस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और बट्टा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे भाई P का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, और 3/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और -4 कितना होगा, -8 हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा। तो ये बिंदु P का निर्देशांक रहा। ठीक है, अब चलते हैं किसके लिए, तो Q के निर्देशांक के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि Q जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, Q जो है AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है।
तो बस जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला बात होता है ना, वो चीज़ हम पहले ही समझा देते हैं, उसके बाद बस फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1 x2, तो m1 का मान इसमें हो जाएगा 2, तो 2 को गुना करेंगे किससे, x2 से, मतलब -3 से, प्लस m2 x1, मतलब 1 को गुना करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा 2 + 1, और y निर्देशांक के लिए m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है -4, और प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा वो y1 मतलब -2। ठीक है, नीचे में फिर दोनों रेशियो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किसका निर्देशांक निकल के आएगा, Q का। तो Q के निर्देशांक के लिए -3 को 2 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, और बट्टा नीचे में भी 3 होगा। ठीक है, अब देखिए -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8। ठीक है, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो Q का निर्देशांक तो आ गया, -6 और +3 कितना होगा -3, और -3/3 -1 हो जाएगा, और -8 में -2 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा। तो यही रहा दोस्तों प्यारा सा आंसर अपना इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहला का। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पे, जस्ट सेम क्वेश्चन है, तो आइए उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे भाइयों 6 का दूसरा क्वेश्चन जस्ट सेम था 6 के पहला का। तो 6 के पहला को अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, तो बस उसी में कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा अगर आपने 6 के पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से देखा होगा तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो प्यारे भाइयों आइए देखेंगे अब प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि ए जो है, ए का निर्देशांक 2 1 है और बी का निर्देशांक 5 - 8 है। इस दोनों को मिलाने वाली रेखा P और Q जो है 2 बिंदुओं पर समत्रिभाजित करती है। ये दोनों बिंदु से मिलकर बनेगा एक रेखाखंड। इसको जो है P और Q मिलकर क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, 3 भाग में समान समान विभाजित करता है। यदि P जो है सरल रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा है, इसमें चर्चा किया गया है सिर्फ P का, P और Q। तो देखिए दोस्तों ये P जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इधर 1 अनुपात हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2, और Q कितने में विभाजित करेगा, तो इधर 2 होगा इधर 1 होगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप। तो हमें सिर्फ P का लेकर चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से कि P बिंदु जो है इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि P जो है, P इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित कर रहा है। तो यहां से m1 m2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 x2 मतलब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, उसके बाद m2 x1 मतलब 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा तो +4, और बट्टा इस दोनों के रेशियो को जोड़ के लिख देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। अब y निर्देशांक के लिए चलना है, तो m1 y2, तो m1 1 है और y2 -8 है, तो ये हो जाएगा -8 को 1 से गुना करने पर -8। अब m2 को y1 से गुना करना है, मतलब 2 को 1 से गुना करना है तो +2 हो जाएगा, और नीचे में दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक कितना आया 5 4 9/3, और -8 में से +2 हो जाएगा तो -6/3 हो जाएगा। ठीक है, तो P का निर्देशांक कितना आया 3, -2। P का निर्देशांक आया -3, मतलब 3, -2। लेकिन क्वेश्चन में जो अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि P जो है सरल रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है, तो लिखेंगे यहाँ से इसके आगे का सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, चूंकि बिंदु P जो है किस सरल रेखा पर स्थित है, तो बिंदु P जो है सरल रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है। मतलब इस बिंदु P का जो निर्देशांक का x और y का मान होगा वो इसमें रखने पर इसका मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये सरल रेखा का मान का कटान बिंदु में जो x y का वैल्यू होगा वो, और इस P बिंदु का जो x और y का वैल्यू है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा 2x - y + k = 0। यही समीकरण है। हाँ, तो यही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो x और y वाला मान है इसमें रख देंगे, तो 2 गुने x का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और -y करना है, तो y का मान कितना है, -2 है, तो -2 को घटा देंगे, + k बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2, ठीक है हो जाएगा। और प्लस के बराबर क्या होगा 0। 6 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के बराबर 0। तो के का मान कितना आ गया, के बराबर -8। तो दोस्तों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, वो भी बहुत ही प्यारा सा है, उसमें भी के का ही मान निकालना है। तो प्यारे भाइयों अपना 8वां प्रश्न में कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए ए का निर्देशांक दे दिया, बी का निर्देशांक दे दिया एवं सी का निर्देशांक दे दिया। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। और कह रहा है कि वह अनुपात भी ज्ञात करे जिसमें बी जो है एसी को विभाजित करता है। बी बिंदु जो है इस एसी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करता है ये भी निकालना है। और क्या करना है, इस बिंदु बी का जो निर्देशांक है उसमें से के का मान भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्यारे भाइयों, ये बी हमें क्या निकालना है कि ये बिंदु बी जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये निकाल लेंगे तो हमको बिंदु बी का निर्देशांक निकालना बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 क्या है, किसके बराबर है, तो ये बराबर कर देते हैं हम p के, ठीक है। तो अगर m1 बट्टे m2 p के बराबर है तो नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे 1 है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि m1 का मान है p और m2 का मान क्या है 1। तो चलेंगे नाउ, अब चलेंगे निर्देशांक पे, ठीक है। तो बिंदु b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1 गुने x2 मतलब 4p प्लस m2 गुने x1, m2 गुने x1, एक को गुना करेंगे -5 से, मतलब ये हो जाएगा -5, ठीक है। और बट्टा इसका रेशियो नीचे वाला दोनों जुड़ जाएगा तो नीचे में p + 1 हो जाएगा। अगर y निर्देशांक के लिए चला जाए तो m1 गुने y2 मतलब 2p हो जाएगा, और प्लस m2 गुने y1 होगा +1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा p + 1। तो ये चीज़ आप समझे कि नहीं समझे। अगर हम m1 और m2 के अनुपात को p मान लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको m1 और m2 मान के नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व, तो उसके अनुपात को हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि p कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के नीचे क्या होता है, हमेशा एक छिपा होता है, तो ये तो पता ही आपको। तो प्यारे भाइयों देखिए अब यहाँ से, अब बिंदु b का क्या है, x नियामक देखिए तो 1 है ना मान, y नियामक नहीं है पता हमको, तो y निर्देशांक निकालना है, लेकिन x निर्देशांक तो पता है ना। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ से कि बिंदु B का x निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो x निर्देशांक कितना है, तो x निर्देशांक बराबर 1 है दिया हुआ। तो यहाँ से हम बिंदु B का जो है x निर्देशांक 1 है तो इसका भी x निर्देशांक 1 के बराबर होगा, मतलब 4p - 5 बट्टा p + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4p - 5 बराबर p + 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 4p और इधर माइनस में लाएंगे तो 4p - p हो जाएगा बराबर 1, और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, मतलब 3p बराबर कितना आया, 6 आया। तो p का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि m1 अनुपात m2 किसके बराबर है, तो 2:1 के बराबर है। क्योंकि हमने माना था p अनुपात 1 और p का मान 2 आया तो ये हो जाएगा 2:1। अब इसके आगे का सॉल्यूशन, मतलब m1 का मान हो गया कितना 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1, ये अनुपात है। तो 2:1 मतलब m1 का मान 1, मतलब m1 का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, y निर्देशांक निकालना पड़ेगा ना। तो बिंदु B का y निर्देशांक ही क्या है, तो ये लिखने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये m1 और m2 अनुपात निकल गया। अब y निर्देशांक के लिए इस y निर्देशांक पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बिंदु B का y निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक बराबर क्या है, तो k है, ठीक है। तो अब y निर्देशांक दोनों का बराबर कर देंगे। ये क्या है, 2p + 1 बट्टा क्या है, p + 1 बराबर किसके हो जाएगा, k के। लेकिन हमको तो यहाँ से p का मान पता चल गया है, तो p का मान रख देंगे किसमें 2, तो 2 गुने 2 हो जाएगा प्लस 1 बट्टा 2 + 1 बराबर किसके हो जाएगा, k के। मतलब 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा 5, और बट्टा 2 1 3 बराबर k। मतलब यहाँ से हमको k का मान भी पता चल गया कि k का मान कितना है, 5/3 है। तो दोनों हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पहले कह रहा था k का मान निकालने के लिए, उसके बाद कह रहा था कि उसका अनुपात निकालिए कि b जो है ac को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है।
तो प्यारे भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार हमारे सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्यारे भाइयों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे भाइयों, 9वां के पहला प्रश्न में कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु ए जो है, इसका निर्देशांक है ए और 2, ठीक है, दो बिंदुओं P और Q को विभाजित करता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है कि ये बिंदु A जो है इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात को हम क्या मान के चलते थे, M1 और M2, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें M1 और M2 के अनुपात को हम कोई कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना M1 और M2 का अनुपात कितना है, क्योंकि M1 और M2 का मान ही ना चाहिए हमको, तो मान लेते हैं कि ये K है, K कोई कांस्टेंट मान लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको K कहीं नहीं दिख रहा है तो हम K मान लिए कोई कांस्टेंट। आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर हो सकता है इसमें कोई शीर्ष कोई बिंदु आपको K दे दिया रहता पहले से, तो हम कोई दूसरा कांस्टेंट मानते, ठीक है। तो K का मतलब क्या है, K/1, ठीक है, K के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, मतलब M1 का मान क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, M2 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये K के रेशियो में विभाजित कर रहा है और ये 1 के अनुपात में, ठीक है। तो K/1 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो प्यारे भाइयों, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इस बिंदु A का निर्देशांक, ठीक है, कि बिंदु A जो है इस PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो K/1 में। तो इस A बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो प्यारे भाइयों इस A बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, तो लिखेंगे A बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो निर्देशांक क्या होगा A, ठीक है। और इसका क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2, यही ना होता है। तो M1 का मान कितना है, K है, और M2 का x2 का मान 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3K प्लस M2x1, तो M2 का मान है 1 और x1 का मान है 3, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा बट्टा M1 प्लस M2, मतलब K प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y निर्देशांक के लिए चलेंगे तो M1y2, तो 6 को किससे गुना करना पड़ेगा, M1 से, मतलब 6K हो जाएगा, ठीक है, और प्लस M2x1 होगा, तो x1 का मान कितना है, -4, M2 का मान 1 है, तो -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 ही होगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, K प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ तो समझ लिया आपने। लेकिन दिया हुआ है कि A का निर्देशांक कितना है, A,2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेकिन दिया है A का निर्देशांक कितना है, तो A,2 है, ये दिया हुआ है और ये हमने मान करके निकाला है। तो क्या होगा, अब दोनों जो A निर्देशांक है, ये दोनों का X निर्देशांक X के बराबर होगा और Y निर्देशांक Y निर्देशांक के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए 3K प्लस 3 बट्टे K प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो A के, और ये किसके बराबर होगा, तो 6K माइनस 4 बट्टा K प्लस 1 बराबर हो जाएगा किसके, तो 2K, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ से किस प्रकार से आता है सॉल्यूशन, चूंकि यहाँ पर A दिया हुआ था और क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में कि A का मान भी प्राप्त करना है और वो अनुपात भी निकालना है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ से हमको अनुपात निकल के सामने आ जाएगा और यहाँ से A का मान चला आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6K माइनस 4 बराबर 2K प्लस 2 हो जाएगा, 2 से इस दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो 2K इधर आएगा तो घट के कितना हो जाएगा, 4K, और ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 6। तो K का मान कितना आ जाएगा, तो K का मान आ जाएगा 3/2, जो कि 6/4 होगा, कैंसिल करने के बाद K का मान 3/2, ठीक है। अब देखिए इधर हम K का मान 3/2 रखेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 3, ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा, K का मान 3/2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा A के, ठीक है। तो ये K का मान आ गया, मतलब क्या आ गया, तो K हमने किसको माना था, तो M1 बट्टे M2 को माना था, मतलब M1 बट्टा M2 क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये अनुपात निकल के आया सामने कि किस अनुपात में बांटेगा, तो 3:2 में बांटेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको A का मान चला आएगा, A का मान क्या आएगा, 3 तिया 9/2 होगा प्लस 3, ठीक है, और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर A। 3 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा, 5/2 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाले को तो ये आ जाएगा 15/2, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा बराबर A, और ये 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 तिया 15 कट जाएगा
तो ए का मान कितना निकल के सामने आएगा 3। ठीक है, तो प्यारे भाइयों समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यहाँ से ए का मान चला आया और यहाँ से अनुपात निकल के सामने आ गया। तो इसी तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड को भी। तो आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो प्यारे भाइयों 9 नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अनुपात किस अनुपात में बिंदु -3, P जो है बिंदु 2 बिंदु दिया हुआ है उसको मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है और साथ में P का मान भी ज्ञात करे। ठीक है, तो दोस्तों 2 बिंदु दिया हुआ है -5, -4 और -2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बीच वाला जो बिंदु जो विभाजित करता है उसका निर्देशांक है -3, P। ठीक है, ये दिया हुआ है किस अनुपात में विभाजित करता है, जिसके लिए हमने M1 और M2 के अनुपात को K मान लिया और K का मतलब होता है K/1। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका अनुपात दोनों का माने हैं तो इससे हम बिंदु N का निर्देशांक निकाल सकते हैं। M1x2 + M2x1 / M1 + M2 ये वाले फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दोनों का निर्देशांक निकाल लिया। लेकिन दिया हुआ है कि n का निर्देशांक क्या दिया हुआ -3 और p दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप या तो ऐसे लिख लीजिए और या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बिंदु n का y निर्देशांक, या फिर देख लीजिए यहाँ पे हमको पहले निकालना है k का मान। तो k का मान निकालने के लिए हमको x निर्देशांक में चलना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें p का मान नहीं है तो इसमें x निर्देशांक क्या दिया हुआ है, बिंदु n का x निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो x निर्देशांक बराबर -3 है। इसीलिए इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा -2k -5 बट्टा k + 1 बराबर हो जाएगा -3 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है -2k -5 बराबर -3 से गुना करेंगे तो -3k -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2k और इस -3k को इधर लाएंगे तो +3k हो जाएगा और -3 इधर रहेगा, इधर से उधर जाने के बाद प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से देखिए k का मान क्या आ गया, तो 5 में से 3 गया तो 2, k का मान आ गया 2। ठीक है, और k हमने किसको माना था, तो M1 और M2 के अनुपात को। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आ गया 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 बट्टा M2, के इसी को माने थे ना, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। 2 का मतलब 2/1 और 2/1 का मतलब 2:1। तो ये रहा अपना पहला आंसर जो कि पूछ रहा था किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि इस बिंदु P का भी मान, मतलब बिंदु P नहीं, इसमें जो P है ना इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम, चूंकि n का जो है y निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो y निर्देशांक किसके बराबर है, तो y निर्देशांक है p के बराबर। ठीक है, y निर्देशांक बराबर p है, इसीलिए इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3k -4 बट्टे k + 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो p के। और k का मान कितना आया था, तो k का मान आया था 2, तो इसमें 2 रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 -4 बट्टे 2 + 1 बराबर हो जाएगा p के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 -4 बट्टे 3 बराबर p। तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 2/3। तो प्यारे भाइयों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सेम था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा अलग होने की वजह से इसको हम फिर से सॉल्व कर दिए। ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाता। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भाइयों 10वां का पहला प्रश्न पहले देख लीजिए कि 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है, इसके बाद इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न सेम है, सेम मेथड से सॉल्व होगा। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला हमने बताया था ना कि क्या होगा, 2 बिंदु दिया रहेगा, दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, तो दोनों के x निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और दोनों के y निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल के सामने आ जाएगा। तो फॉर्मूला यही है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब इसी फॉर्मूला से इस तीनों क्वेश्चन का मध्य बिंदु निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। ठीक है, तो x1 की जगह पे x1 का मान रखेंगे, तो x1 का मान है 2 और x2 का मान है 6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्देशांक, और y1 के लिए 3 और 5 ये दोनों जुड़ जाएगा और /2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आता है 6 2 8/2 आ रहा है और 5 3 8/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 4,4 हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस 10वां के पहला प्रश्न को, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, ये भी बहुत ही प्यारा सा। तो प्यारे भाइयों देख सकते हैं हम 10वां का दूसरा प्रश्न सॉल्व किया हुआ है। जस्ट इसके पहला जो क्वेश्चन था इसके मेथड से बस तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे 10वां के तीसरा प्रश्न पे।
तो प्यारे भाइयों 10वां का तीसरा जो प्रश्न था ये भी कोई खास नहीं है, तो पहले हमने सॉल्व कर दिया है। दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ था x1 प्लस x2/2 वाले फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो चलिए प्यारे भाइयों चलते हैं अब अपने प्रश्न संख्या 11। तो प्यारे भाइयों आ गया अपना प्रश्न संख्या 11 का फर्स्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास AB है तो और जो है A और B का निर्देशांक क्रमशः 4, 6 और -2,2 दिया हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों हमें पता है कि इसका वृत्त का जो व्यास है इस दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो जस्ट केंद्र पर बीच में स्थित होता है। तो इस व्यास के जो ठीक बीच में बिंदु होगा वही होगा उस वृत्त का केंद्र। और व्यास क्या होता है, वृत्त का सबसे बड़ा व्यास जो होता है, सबसे बड़ा व्यास जो होता है वही ना वृत्त का व्यास कहलाता है। यहाँ पे तो खींचेंगे नीचे में तो वो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाता है, वो दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए इसका मतलब केंद्र निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसी व्यास का जो मध्य बिंदु होगा ना वही उस वृत्त का त्रिज्या होगा, मतलब वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे। ये चीज़ हमने लिख दिया कि चूंकि AB एक वृत्त का व्यास है इसीलिए AB का जो मध्य बिंदु होगा वही होगा इस वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस दोनों बिंदु का मध्य बिंदु निकाल देंगे। तो 4 - 2/2 हो जाएगा और 6 + 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाने के बाद 2/2 हो जाएगा, इधर 6 × 2 = 8/2 हो जाएगा, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकल के आया 1 और 4। तो प्यारे भाई समझने में कहीं डाउट भी है जरूर बताइएगा कमेंट करके। और चलिए इसके बाद चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 के 2। देखिए प्यारे भाइयों अपना जो है 11 का 2 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए इसमें कह रहा है कि अलग है लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। इसमें कहता है कि AB जो है एक वृत्त का व्यास है, तो AB हमने वृत्त का व्यास बना लिया। अब कह रहा है इसमें कि जिसका केंद्र है C, जिसका निर्देशांक -1,6 है, यदि B बिंदु का निर्देशांक -7,3 है तो A बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो जो चीज़ पूछ रहा है हमने, तो A बिंदु के निर्देशांक को हमने मान लिया x, y, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से अगर A बिंदु का निर्देशांक x, y है और B का निर्देशांक -7,3 है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो AB का मध्य बिंदु अगर इस वैल्यू से निकालें तो निकल जाता है कितना, तो x - 7/2 हो जाएगा और y निर्देशांक के लिए y + 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ है, लेकिन C बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -1,6 दिया है ना, ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये जो हमने मध्य बिंदु निकाला है वो और इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या होगा, एक ही बिंदु पे होगा, मतलब बराबर है दोनों, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक y के बराबर होगा। तो x - 7/2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, और y + 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, ठीक है। तो देखिएगा इधर से y + 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 के बराबर हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 12 - 3, मतलब यहाँ से y का मान आ गया कितना, 9, ठीक है। अब देखिए इधर से x - 7 बराबर किसके हो जाएगा, 2 को -1 को गुना करने पर -2, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 + 7, ठीक है। मतलब x का मान आ गया इधर से 5। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि A बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 9। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर और समझने में भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपना अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो भाइयों अपना 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि उन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो A -4, 0 और B 6 मतलब 0, 6 को मिलाने वाली रेखा को 4 भागों में बांटते हैं, 4 समान भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो 3 समान भाग में बांटने पर क्या निर्देशांक होता है, ये भी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। 2 समान भाग में बांटने पर क्या होता है निर्देशांक, ये भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अब आ गया 4 समान भाग में बांटने वाला। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये और भी ईजी है। देखिए कैसे करेंगे, तो 4 समान भाग में मान लेते हैं कि ये CDE जो है ना, इस रेखा AB को 4 समान भाग में बांटता है। अगर समान भाग में बांट रहा है तो ये AC का मान CD के बराबर होगा, CD का मान DE के बराबर होगा, DE का मान EB के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, AC = CD = DE बराबर हो जाएगा किसके, तो EB के। अब अगर ये चारों भाग समान है आपस में तो ध्यान दीजिएगा कि इस AB का जो होगा मध्य बिंदु ये D होगा, बीच वाला भाग होगा। चूंकि ये दोनों समान है अलग और ये दोनों समान है अलग, तो ये तो ठीक बीच में होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए D जो है किसका मध्य बिंदु होगा, तो AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। ये चीज समझ लिया आपने। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के
हम निकाल सकते हैं इस बिंदु डी का निर्देशांक। इसीलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका मध्य बिंदु है तो ए का एक्स निर्देशांक -4 और बी का एक्स निर्देशांक 0, तो -4 + 0/2 और वाई निर्देशांक के लिए चलेंगे तो इसका 0 और इसका 6, तो 0 + 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का निर्देशांक कितना हो गया, -4 में 0 जोड़ेंगे तो -4 ही होगा, 2 से भाग देने पर -2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो डी का निर्देशांक कितना निकल गया, -2,3। अब ध्यान दीजिएगा कि ये बिंदु सी जो है इस किसका मध्य बिंदु होगा, ए डी का मध्य बिंदु होगा। तो लिखेंगे पुनः सी जो होगा किसका मध्य बिंदु होगा, तो ए डी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वाला सवाल वैसे ही होता है, 4 समान भाग में बांटेंगे तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसीलिए सी का निर्देशांक हो जाएगा इसका मध्य बिंदु मतलब -4 -2, -4 -2/2 हो जाएगा, और वाई निर्देशांक के लिए 0 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये बिंदु सी का निर्देशांक कितना आ गया, -4 और -2 जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा, और 2 से भाग देने पर -3 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 3/2 रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -3,3/2। समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन। अब ये बिंदु ई का निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि ई जो है किसका मध्य बिंदु होगा, तो इस बी डी का मध्य बिंदु होगा। ई जो है बी डी का मध्य बिंदु है, समान भाग में बांट रहा है इसीलिए। ठीक है, अगर समान भाग में नहीं बांटता तो नहीं होता, इसीलिए ई बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -2 + 0/2, 3 + 6/2। इसीलिए ई बिंदु का निर्देशांक क्या निकल जाएगा, तो -2/2 कितना होगा, -1, और 6 3 9/2 कैंसिल नहीं होगा तो 9/2 तो निकल के आ गया तीनों बिंदु का निर्देशांक। यही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो ए और बी को समान 4 भाग में बांटता है। तो प्यारे भाई समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए अपना 13 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y है, एवं यह जो है 2x + 2y + 1 = 0 है। ठीक है, और तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो प्यारे भाई ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ इसका जो दोनों निर्देशांक दिया हुआ है इसके हिसाब से हम ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो ए बी के मध्य बिंदु के लिए हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था, x1 + x2/2, मतलब ये हो जाएगा 3 + k/2, और इधर हो जाएगा 4 + 7/2। ठीक है, लेकिन दिया हुआ कितना है, लेकिन दिया है कितना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है ना कि ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है xy, लेकिन दिया है ए बी का मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, xy। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये हमने ए बी का मध्य बिंदु निकाला निर्देशांक से, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ये xy है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा किसका किसका, तो k का और xy का। ठीक है, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 + k/2 ठीक है, और y किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 + 7/2 तो y का मान तो बहुत ही सिंपल आ गया, 7 4 11/2, और x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ गया 3 + k/2। ठीक, इसको रहने दीजिए आप ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि और किस क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है कि 2x + 2y + 1 = 0 है। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, 2x + 2y + 1 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें हम x y का मान रख देते हैं, तो x का मान कितना आया है, तो 2 × x का मान क्या है, 3 + k/2 है। ठीक है, और +2y है, मतलब 2 गुने इसका y का मान क्या है, 11/2 है, और +1 बराबर क्या है, 0 है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या आया, 3 + k + 11 + 1 = 0। ठीक है, तो देखिए 11 1 12 होगा, और 12 3 कितना होगा, 15 होगा, तो k + 15 = 0 है, तो k का मान कितना होगा, -15 होगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 13 के
फर्स्ट का, ठीक है। समझने में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड। तो 13 के सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। बिंदु 2 दिया हुआ है, इसके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 2a+1 दिया हुआ है और कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए, इसमें एक में a है और एक में b है, तो दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो हम इस निर्देशांक की सहायता से पहले ab का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो ab का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा वही x1 + x2 बटे 2, मतलब 2a - 2 बटे 2 हो जाएगा और 4 + 3b बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 2a+1 है, ठीक है। इसीलिए ये 2a - 2 बट्टे 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा और ये 4 + 3b बट्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 2a+1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इधर वाले को सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2a - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसको गुना करने पर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, इधर वाला 2 इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, मतलब 4। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a का मान तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर वाले में हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें a का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 4 + 3b बट्टा 2 बराबर, इसमें a का मान 2 रखेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 3b बट्टे 2 बराबर क्या, 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 + 3b बराबर कितना आ जाएगा, 10, मतलब 3b का मान कितना आ जाएगा, तो 6। चूंकि ये 4 जाएगा तो घटेगा उधर से, ठीक है, इसीलिए b का मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 बट्टे 3 करेंगे तो 2 आएगा, इसीलिए a का मान भी 2 आया और b का मान भी 2 आया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पे। तो प्रश्न संख्या 13 का थर्ड भी बहुत ही सेम है, मतलब जस्ट पहला और दूसरा जैसे सॉल्व किया वैसे ही तीसरा भी सॉल्व होगा। ए और बी का निर्देशांक दे दिया है, इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक भी दे दिया, तो हमको पी और क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो जो निर्देशांक हमें दिया हुआ है इसकी सहायता से पहले हम ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा 2p + 1 + 5 बट्टे 2। 2p + 1 है x1 और 5 है x2, तो x1 x2 दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे तो वही मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 + q - 1 बट्टे 2, ठीक है। लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक 2p और q दिया हुआ था, इसका निर्देशांक इसके x के बराबर, इसके y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे नाउ कौन किसके बराबर हो जाएगा, तो 2p + 6 बट्टे 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 2p के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये q है तो q प्लस में, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो q + 3 बट्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो q के बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से p का मान भी निकल के आ गया सामने, एकदम से सामने आ जाएगा। 2p + 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4p हो जाएगा। अब इधर से 2p को इधर ले जाएंगे तो 6 बराबर कितना बचेगा, 2p बचेगा, तो p का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, q + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। अब इस q को इधर ले जाएंगे तो एक ठो q बचेगा, मतलब 3 बराबर आ गया q के। इसको हम सिंपल के तरीका से लिख सकते हैं q = 3। तो p और q का वैल्यू तो आ गया और समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। तो भाइयों देखिए 14 नंबर प्रश्न में कहता है कि सिद्ध करे कि 4 को शीर्ष दे दिया और ये समांतर चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज ABC इस प्रकार से, ABCD इस प्रकार से बनेगा और इसके चारों शीर्ष दिए हुए हैं, तो सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो चलिए हम सभी भुजाओं का मान निकालेंगे पहले। तो AB का मान क्या हो जाएगा, √3 - 0 या फिर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितना आया, तो 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर 9 होगा और -2 - 1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। ये कितना आ गया, √18, ठीक है। अब निकालेंगे BC का मान। तो BC क्या हो जाएगा, तो BC के लिए 1 - 0 का स्क्वायर होगा, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये आ गया √10, ठीक है। अब निकालेंगे हम CD का मान, सभी भुजा का मान निकालना है ना। तो CD का मान क्या हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब √4 में से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा √18। अब निकालना पड़ेगा AD का मान। तो AD क्या हो जाएगा, √AD, ये दोनों में रिलेशन मतलब हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। 4 में से 3 घटाने पर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9, √10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि
चूंकि ए बी का मान किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, ए बी बराबर सी डी तथा ये बी सी किसके बराबर हो गया, ए डी के, तो लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा, यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा, ठीक है। अगर आयत रहता तो आयत में इसका विकर्ण का भी जांच करते। आयत का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आयत का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा बात नहीं है। सिर्फ समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था तो उसके दोनों भुजा आमने सामने भुजा को बराबर साबित कर देंगे तो वही हो गया समांतर चतुर्भुज। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है तो इसके चौथे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए, समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन विकर्ण का एक प्रॉपर्टी है कि इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा पे काटते हैं, ठीक है। एक विकर्ण जैसे देख लीजिए, यहाँ एक विकर्ण ये इसका BD है, एक विकर्ण इसका AC है, तो ये दोनों कहाँ पे कटेगा, तो ये BD का आधा होगा यहाँ पे और इस AC का भी आधा यहीं पे होगा, मिडिल पॉइंट जस्ट मध्य बिंदु, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे साफ भाषा में कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब दोनों का जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु सेम ही होगा, मतलब दोनों के मध्य बिंदु का x निर्देशांक सेम होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस BD का मध्य बिंदु अगर हम निकालना चाहते हैं, इसीलिए इसका BD का जो x निर्देशांक का मध्य बिंदु होगा वो मतलब x - 5/2 किसके बराबर होगा, तो इस भुजा के मध्य बिंदु के, मतलब 7 + 1/2 के, ठीक है। इसी तरह से y निर्देशांक के लिए चलेंगे तो y -3/2 इसके y निर्देशांक का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इसके y निर्देशांक के मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, 6 + 2/2, ठीक है। तो यहाँ से x y का मान चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला 2 से 2 कटा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या आ गया, x - 5 बराबर 8 आ गया, इधर से क्या आ गया, y - 3 बराबर भी 8 आ गया। तो y का मान क्या हो जाएगा, 8 + 3, 8 3 11 हो जाएगा, और इधर से x का मान क्या आ जाएगा, 8 5 13, ठीक है। इसीलिए बिंदु D का निर्देशांक कितना आ जाएगा, x का मान 13 और y का मान 11। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा एरर कहीं पे लग रहा है देख लीजिए, ये तो 13 सही आया, ये 1 गलत आ गया, ठीक है। तो 6 + 2 कैसे, तो 6 - यहाँ देखिए निर्देशांक शायद लिखने में गलत हो गया था, 7 यहाँ पे क्या होगा, -6 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है -6, यहाँ पर -6 दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 - 6 होने के बाद यहाँ पर कितना आएगा मान, -4 आ जाएगा ना, और -4 आने के बाद ये +3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ भी y का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो वो क्वेश्चन लिखने में ही गलत हो गया था, जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से आंसर सही था, लेकिन बुक में क्वेश्चन कुछ और था, माइनस छूट गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो प्यारे साथियों अपना 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, इसमें भी कह रहा है कि ABCD कोई समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ABCD तीनों चारों का निर्देशांक हमें दे दिया है। आपको तो पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस यही लिखने में समय ज़्यादा लग जाता है, बस इसीलिए हमने पहले लिख के तैयार कर लिया था, समद्विभाजित करते हैं। ये हम आपके सामने में लिखे या फिर पहले लिख ले, बात तो बराबर, ये समझ तो लेते ही हैं हम। तो x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक का मध्य बिंदु y निर्देशांक के बराबर होगा। तो जस्ट वही वाला नियम लगाएंगे, a + 2 इसका विकर्ण तो यही ना होगा, तो इस रेखा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो a + 2/2 हो जाएगा x निर्देशांक, तो इस विकर्ण के x निर्देशांक के बराबर होगा, मतलब 1 + 5/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब y के लिए, y निर्देशांक के लिए चलेंगे तो 1 + b/2 किसके बराबर होगा, तो 15 - 11/2 के बराबर होगा, ठीक है।
ये चीज़ समझ लिया आपने, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस बी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब बी का मान क्या आ जाएगा, 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर से भी 2 और 2 कटेगा नीचे वाला, तो a प्लस 2 बराबर कितना होगा, 6। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4। तो a का मान आ गया 4 और b का मान आ गया 3। यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे भाइयों देखिए अपना 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 17 नंबर में कहता है कि सिद्ध करे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे हमें किसी का भी मतलब निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, किसी का भी विकर्ण नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस साबित करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो प्यारे भाइयों हमने इस एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या किया है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो मैनेज कर लीजिएगा उतना। ठीक है, तो ये बिंदु डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा ये आप बता सकते हैं, ये तो हो जाएगा 0 0। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, x है स्मॉल x, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम मान लेते हैं क्या है, स्मॉल y है। ठीक है, तो आप a भी मान सकते हैं, x y कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो इस बिंदु C का x निर्देशांक क्या होगा, x, और x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा x0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, लेकिन कुछ इधर है तो इसको हम मान लेते हैं x का मान है 1। ठीक है, और y का निर्देशांक का मान कितना हो जाएगा, तो y निर्देशांक का मान हो जाएगा ये y। ठीक है, इसी तरह से b पर चलेंगे तो इस पर x निर्देशांक का मान क्या होगा, यहाँ तक अगर x था तो इससे थोड़ा आगे बढ़े हैं तो ये मान लेते हैं x प्लस 1 है। ठीक है, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो y निर्देशांक इस पर यहाँ कितना ऊंचाई है, तो y ही है। तो इस तरह से हमने सबको मान लिया। ठीक है, तो यहाँ a भी माने हुए हैं, तो चलिए इसको हम x y करके मान लेते हैं। तो b का निर्देशांक कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1y हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बिंदु C का निर्देशांक नहीं, D का निर्देशांक ये हो जाएगा। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर B का निर्देशांक ये रहा, तो C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, और D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। अब हमको साबित करना है कि इसके मध्य बिंदु जो है ना, मतलब मध्य बिंदु ने इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा पे काटता है। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं AC का मध्य बिंदु। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बटे 2, और y निर्देशांक के लिए y प्लस 0 बटे 2, y प्लस 0 बटे 2, ये हो गया किसका, AC का मध्य बिंदु। चलिए अब निकालते हैं हम इस BD का मध्य बिंदु। ठीक है, तो इस BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु सिंपल है, बस इसके x निर्देशांक को इसके x निर्देशांक के साथ जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 1 बटे 2, और y निर्देशांक के लिए 0 प्लस y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस y बटे 2। अब देखिए बताइए कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों का सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो सेम है तो लिखेंगे हम, चूंकि AD नहीं AC होगा। ठीक है, AC तथा BD दोनों का मध्य बिंदु क्या है, समान है। समान है इसका मतलब वहीं पर कटा है, तो कहाँ पर समान है, तो मध्य बिंदु पर समान है, तो मध्य बिंदु ही उसको समद्विभाजित करेगा, मध्य बिंदु पर ही कटेगा। मध्य बिंदु क्या है, समान है, इसीलिए हम साबित कर दिए कि इसीलिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही साबित करना है, प्रूव करना है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, प्रूव्ड। बस लिखने में ही जो समय लगता है, बस समझाने में कोई समय नहीं। और समझ भी चुके होंगे कि जब दोनों का विकर्ण का मध्य बिंदु समान है, इसका मतलब मध्य बिंदु पर ही कटता है, और मध्य बिंदु पर कटता है इसका मतलब समद्विभाजित करता है। तो प्यारे भाइयों नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद चलेंगे अपने प्यारे से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहे किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष दिया हुआ है और इसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 2,-5 पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसके शेष दो शीर्षों के निर्देशांक निकाले। तो दोस्तों जो चीज पूछ रहा है हमको उसको मान ले। तो दो शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, तो एक शीर्ष के निर्देशांक को हमने x1 y1 मान लिया और दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 y2 मान लिया। ठीक है, और इसका जो है ना दोनों विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो 2,-5 पे काटता है। ठीक है, तो प्यारे भाई देखिए समांतर चतुर्भुज कह दिया, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में तो आप जानते हैं कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा पे काटते हैं। ठीक है,
तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ से, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को समझने में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो सॉल्व भी कर दिया हमने। तो इसका जो होगा मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु समान होगा, मतलब x2 - 1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के लिए। यहाँ से x1 + 3, ठीक है, और बट्टा 2 इसका मध्य बिंदु, और x2 - 1/2 के बराबर होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ से इसका मध्य बिंदु जैसे हमने निकाला x1 + 3, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा इसके x निर्देशांक के बराबर होगा। तो ये कितने के बराबर हो गया, 2 के। ठीक है, इसी तरह से इसका अगर y निर्देशांक के लिए हम चलते हैं तो y1 + 2 इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो बीच वाला जो y निर्देशांक है -5 इसके बराबर होगा। तो हम x1 और y1 के लिए अभी चले हैं। तो यहाँ से देखिए x1 का मान क्या आ जाएगा, x1 + 3 बराबर आ जाता है 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और चलिए y1 के लिए चलते हैं। तो y1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 दूनी -10। ठीक है, तो y1 का मान कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, x1 का मान आ गया 1 और y1 का मान आ गया -12। ठीक है, इसी तरह से अब इस विकर्ण पर चलेंगे। ठीक है, चलेंगे अब यहाँ से, इसको तो हमने लिख लिया, अब लिखेंगे पुनः। अब इधर वाले का मध्य बिंदु निकालेंगे तो x2 - 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके मध्य बिंदु के x निर्देशांक के। और इसी तरह से y2 + 0/2 किसके बराबर हो जाएगा, तो इस -5 के। ठीक है, तो यहाँ से y2 का मान क्या आ जाएगा, सिंपल से -10 आ जाएगा। और यहाँ से x2 - 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 के, मतलब x2 बराबर हो गया किसके, तो 5 के। ठीक है, x2 बराबर आ गया 5 और y2 बराबर आ गया -10। इसीलिए हम अपना प्यारा सा आंसर लिख देंगे। इसीलिए C बिंदु का निर्देशांक क्या था, x1, y1 हमने माना था। तो x1 कितना है, तो x1 कितना है, x1 है 1, और y1 कितना है, तो y1 है -12। ठीक है, इसी तरह से D बिंदु का निर्देशांक क्या माने थे हम, तो D बिंदु का निर्देशांक माने थे x2, y2। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 5 और y2 का मान है -10। तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे दोस्तों, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः 1, 1, 2, 3 एवं 4, 1 है तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए, त्रिभुज इस तरह से बना दिए हम, और उस तीनों भुजा का जो है क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके शीर्ष के निर्देशांक कितने हैं। तो जो चीज़ हमसे पूछ रहा है, जिस चीज़ का मान हमें पता नहीं है, तो उसको हमने मान लिया है। ठीक है, तो एक इस शीर्ष के निर्देशांक को मान लिया x1, y1, इसके निर्देशांक को मान लिया x2, y2। ठीक है, और इस शीर्ष के निर्देशांक को मान लिया x3, y3। ये x1 है, ये कॉमा है, ये y1 है। ठीक है, और जो ये सभी जो है इसके मध्य बिंदु है, इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमने लिख लिया। ठीक है, ABC का मान और PQR का निर्देशांक मान लिए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है अपना जिसे छोटे मेथड में, मतलब कम दूरी में सॉल्व कर सकते हैं। एक है कि लंबा लग जाएगा समय। तो पहले ये लंबा मेथड समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ये PQ का मध्य बिंदु क्या है, बिंदु A है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि A जो है किसका मध्य बिंदु है, तो PQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, PQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, कि x निर्देशांक का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो x1 + x2, यही ना होगा, x1 + x2/2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब चलिए y निर्देशांक के लिए, तो y1 + y2/2, मतलब y निर्देशांक का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब y1 + y2/2, इसका मान भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अपना वैल्यू जो निकल के सामने आएगा, तो x1 + x2 का मान क्या निकल के आता है सामने, तो 2 आता है। यहाँ से y1 + y2 का मान क्या आता है, तो ये भी 2 आता है। ठीक है,
तो हम x वाले टर्म को इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करते करते समीकरण 8 10 तक भी चला जाएगा। ये है लंबा वाला प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखेंगे, अब तीनों भुजा के बारे में ऐसे ही लिखेंगे। और इस क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, बी है, तो लिखेंगे चूंकि बी जो है किसका मध्य बिंदु है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में। ठीक है, तो इसमें भी वही फिर लगाएंगे नियम, x2 प्लस x3 का आधा कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर किसके है, तो 2 के। ठीक है, और y निर्देशांक के लिए y2 प्लस y3 बट्टे 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो y2 प्लस y3 बट्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के। ठीक है, तो यहाँ से y2 प्लस y3 का मान आ जाएगा, y2 प्लस y3 का मान आ गया 3, और यहाँ से x2 प्लस x3 का मान क्या आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, लंबा जाने वाला प्रोसेस। अब फिर से चलेंगे किसमें, तो अब तीसरी भुजा में चलेंगे। लिखेंगे चूंकि अब देखिए यहाँ पर सी बिंदु जो है किसका मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि सी जो है किसका मध्य बिंदु है, तो पी आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेंगे और फिर इसका जो भी प्रोसेस होता है वो कर लेंगे जो इस दोनों में किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x निर्देशांक के लिए x1 प्लस x3 बट्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 का मान आ गया 4 दूनी 8। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 5। और y निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 बराबर y1 प्लस y3 बट्टा 2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान चला आता है, तो y1 प्लस y3 बराबर हो जाएगा 2 के। इसको मान लेंगे समीकरण 6। तो इस तरीके से हमने इस तीनों भुजा के मध्य बिंदु वाले का काम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको x1 x2 और x3 और y1 y2 और y3 का मान चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस पूरे सभी समीकरण को देखने के बाद आप समझ रहे होंगे कि अब यहाँ पर क्या करना है। तीनों समीकरण को, x वाला जो 3 समीकरण इधर बन रहा है 1 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से। ठीक है, अगर तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो देखिएगा प्यारे भाइयों, x1 यहाँ है। ठीक है, x1 x2, ठीक है, यहाँ भी क्या है, x2 है। तो ये x2 और ये x2 जुड़ेगा तो 2x2 हो जाएगा। ये x3 और ये x3 जुड़ेगा तो 2x3 हो जाएगा, और ये x1 और ये x1 जुड़ेगा तो 2x1 हो जाएगा। मतलब सभी चीज़ क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट से हम लिख सकते हैं 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। आप सभी को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड वाले सभी को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 8 कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इधर से 2 चला जाएगा भाग में इधर, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं, समीकरण कितना 6 था ना, तो इसको मान लीजिए 7। ठीक है, अब चलिए किधर, तो y के लिए, तो समीकरण 2 और 4 और 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 प्लस 4 प्लस किसमें, तो प्लस 6 में। ठीक है, 2 4 और 6 तीनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, बराबर कितना आएगा, तो राइट साइड वाले को जोड़ेंगे तो 2 2 3 5 और 5 2 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3, दोनों का मान कितना, तो 7 तो नहीं आना चाहिए, 7 तो नहीं आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जोड़ के कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, और यहाँ 2, तो 6 2 8 8 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान चाहिए, तो 2 से भाग देने पर ये मान बचेगा 5। इसको लिख लेते हैं हम समीकरण 8। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको x1 x2 और x3 का मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, समीकरण x के मान के लिए 7 में से 1 और किसको, तो 3, उसके बाद 5। समीकरण 7 में से जो है ना, बारी बारी से एक बार हम 1 को घटाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है तो 3 को घटाएंगे, फिर उसके बाद 5 को घटाएंगे। तो बारी बारी से घटाने पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से घटाने पर।
ठीक है। समीकरण 7 में से 1, 3 और 5 को बारी बारी से घटाने पर, ठीक है, तो बारी बारी से घटाएंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 है। इसमें से हम अगर इस टर्म को घटाते हैं तो x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x3 बच जाएगा। x3 बराबर राइट साइड में 6 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब x3 का मान आ गया 4। अब चलिए इस 7 में से हम समीकरण 3 को घटाते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से मान आ जाएगा किसका, x1 का, कितना आ जाएगा, तो 6 में से 4 घटाने पर कितना होता है, 2 होता है। अब चलिए समीकरण इसको 5 को घटाते हैं इसमें से, तो इसको घटाएंगे तो x1 से x1 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, तो x2 बचेगा, तो x2 का मान क्या आ जाएगा, तो इस 6 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। इसी तरह से अब चलेंगे किस में, तो समीकरण 7 नहीं, इधर समीकरण ये कितना आया था, 8 आया था, तो समीकरण 8 में से क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इस 2 को, 4 को और 6 को घटाना पड़ेगा। तो 2 और 4 और 6 को बारी बारी से घटाने पर, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बारी बारी से घटाने पर, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस था, हमने पहले ही बता दिया था। अगर हम इसमें से बारी बारी से घटाएंगे y1 y2 y3, इसमें से अगर y1 प्लस y2 घटा देते हैं तो y3 का मान बच जाएगा, और y3 का मान कैसे बचेगा, तो राइट साइड में से भी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए 8 में से इस 4 को घटाते हैं तो y2 और y3 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ y1, तो y1 का मान कितना आ जाएगा, तो 5 में से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब चलिए इसमें से हम घटाते हैं छठे समीकरण को, तो y1 y3 कट जाएगा, बचेगा y2, तो y2 का मान कितना आ जाएगा, तो 5 में से ये 2 घटाने पर 3। तो अब सभी शीर्ष के निर्देशांक आप लिख सकते हैं। P का निर्देशांक x1 y1 है, मतलब x1 कितना हो गया 2 और y1 हो गया -1, मतलब P का निर्देशांक हो जाएगा 2 -1। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप देखते हैं अपना ये छोटा वाला मेथड जो है आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो तो प्यारे भाइयों आप देखेंगे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर क्या करना है, PQR का निर्देशांक निकालना है। तो भाइयों देखिए यहाँ पे P बिंदु, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु से मिलकर क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि चूंकि P A B C क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो आप तो एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा पे काटते हैं, ठीक है। तो इसका विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा पे काटेगा, मतलब ये x1 + 2 इसका आधा किसके बराबर होगा, तो 1 + 4 के आधा के, ठीक है। तो यही चीज लिखेंगे, x1 + 2 का आधा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 + 4 के आधा के, ठीक है। तो इससे हमको किस चीज़ का मान निकल जाएगा, x1 का मान। अब चलते हैं y1 के लिए, तो y1 + 3 का आधा, y1 + 3 का आधा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 + 1 के आधा के, ठीक है। तो 1 + 1 के आधा के हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया मान, x1 + 2 बराबर क्या आ गया, 4 × 5। तो यहाँ से x1 का मान आ गया कि नहीं आ गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, 3। अब चलिए y1 के लिए चलते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, तो y1 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 1 2। तो y1 का मान क्या आ जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1, ठीक है। तो ये अपना इजी मेथड है। एक शीर्ष का निर्देशांक आ गया किसका, तो P का निर्देशांक आ गया x1 y1। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए A Q B C, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम लिखेंगे, चूंकि A Q B C क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इसका भी विकर्ण क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो चलते हैं इसमें पहले CQ में, तो CQ के लिए क्या हो जाएगा, x2 + 4 का आधा, x2 + 4 का आधा किसके बराबर हो जाएगा, तो इधर वाले शीर्ष के तो 2 + 1 के आधा के, ठीक है, 2 + 1 के आधा के बराबर हो जाएगा। अब y2 के लिए चलेंगे, तो y2 + 1 का आधा, y2 + 1 का आधा किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 + 1 के आधा के, ठीक है, 3 + 1 के आधा के, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y2 + 1 का मान आ जाएगा 4, मतलब यहाँ से y2 का मान क्या आ जाएगा, 4 में से 1 घटा तो 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, 2 से 2 कटेगा। अब x2 + 4 का मान क्या आ गया, तो 3 आ गया, तो x2 का मान क्या आ जाएगा, x2 का मान आ जाएगा -1। तो ये हमको निर्देशांक पता चल गया बिंदु Q का। अब चलेंगे फिर से पुनः किस में चलेंगे, तो यहाँ पर एक और समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कौन सा समांतर चतुर्भुज, BACR, BACR।
क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका भी विकर्ण क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर भी x3 + 1 का x3 + 1 का आधा किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 + 4 के आधा के, ठीक है। और y के लिए क्या हो जाएगा, तो y3 + 1 का आधा किसके बराबर होगा, तो 3 + 1 के आधा के, ठीक है। 3 + 1 के आधा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 कटेगा तो क्या आ गया, x3 + 1 = 6 आ गया, ठीक है। तो x3 का मान क्या हो जाएगा, 5। यहाँ से भी 2 से 2 कटेगा तो y3 + 1 क्या आ जाएगा, तो 4। तो यहाँ से y3 का मान आ गया क्या, 3, ठीक है। प्यारे भाइयों देख लेते हैं इसका आंसर। तो y3 का मान 5 और 3, ठीक है। x3 का मान 5 और 3 आ गया, इसका मान आ गया -1 और 3, और इसका मान आ गया 3 और -1। एकदम सही आंसर है दोस्तों। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हमने दो तरीके बताए, दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC की तीनों शीर्ष बिंदु क्रमशः 1 2 3 1 और 2 5 है। 1 2 3 1 और 2 5 है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों शीर्ष बिंदु दे दिया। यदि बिंदु D जो है AB को 2:1 में विभाजित करता है, यदि बिंदु D AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। और कह रहा है कि E जो है CD का मध्य बिंदु है, तो E का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों यहाँ से हम पहले तो D बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर उसका D और C का मध्य बिंदु जो है बिंदु E, इसका ज्ञात कर देंगे। तो प्यारे तरीके से आंसर चला आएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर चूंकि बिंदु D जो है क्या करता है, AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से प्यारे भाइयों आप सभी को M1 और M2 का मान पता चल गया होगा कि M1 क्या है और M2 क्या है। तो M1 क्या होगा, तो M1 बराबर हो जाएगा 2 और M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से आप बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं किस फॉर्मूला को लगा के, तो विभाजन फॉर्मूला, ये जो था मतलब दूरी सूत्र नहीं, विभाजन सूत्र, जो डिवीजन फॉर्मूला हमने बताया था M1x2 + M2x1 बट्टे M1 + M2 वाला फॉर्मूला, वो लगा के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x निर्देशांक के लिए M1x2, ठीक है। तो इस AB में चलना है ना, तो AB में चलना है, तो AB के लिए x2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और M1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, ठीक है। प्लस अब क्या करना होगा, M2x1 मतलब 1 को 1 से गुना करना होगा, बट्टे दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, तो 2 + 1, और y निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, M2y1 नहीं M1y2, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर M2y1 मतलब 2 × 2, ठीक है। फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 + 1। तो D बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 6 1 7 और बट्टा 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 4 और 2 1 3। तो ये आ गया D बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से हमको D बिंदु का निर्देशांक तो पता चल गया। अब E बिंदु क्या है, तो E बिंदु है इस CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से पुनः E क्या है, तो E है CD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो E जो है CD का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो E का निर्देशांक, देखिए यहाँ से निर्देशांक हम लिख लेते हैं। D का निर्देशांक क्या आया, तो 7/3, 4/3, और C का निर्देशांक क्या है, तो 2,5। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक है। तो x1 कितना है, तो इसीलिए हमको E बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो इसीलिए E बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2 मतलब 7/3 + 2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह से y1 + y2/2 मतलब 4/3 में जोड़ेंगे 5 और फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको E बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 6/3 और बट्टा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 15/3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो E बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आया सामने, 7 6 13 हो जाएगा, 13/3, और ये 2 भाग में इसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कॉमा। अब इसका भी सॉल्व करेंगे तो 15 4 19 होगा, बट्टा 3, और 2 को भाग में पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 5 लिख दिया हमने, 1/2 होगा, ठीक है। तो E बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 13/6 और 19/6। तो
तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाइयों। इस क्वेश्चन नंबर 20 का समझने में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन 21 पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दी गई आकृति में AOB एक समकोण त्रिभुज है, CAB का मध्य बिंदु है, सिद्ध करे कि C जो है त्रिभुज AB के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो ABC क्या है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और ये अपना क्या है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पे मालूम है आपको कि y निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ से बिंदु A का निर्देशांक आप क्या लिख सकते हैं, x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होगा, मतलब y निर्देशांक 0, तो x निर्देशांक कितना होगा, तो x मान लेते हैं। ठीक है, और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है, तो x की जगह पर 0 हो जाएगा और y निर्देशांक y मान लिया हमने। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इसी चीज़ को हमने लिख दिया है कि A का निर्देशांक x 0 है और B का निर्देशांक 0 y है और ये जो है अपना मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक 0 0 होगा। ठीक है, और ये बिंदु C जो है ना किसका मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है। तो हमको साबित करना है कि इस C से जो है B का दूरी, C से एक O का दूरी और C से A का दूरी क्या है, समान है, मतलब समदूरस्थ है। इसका मतलब यही हुआ। तो पहले हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि C जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे हम CAB का क्या है, तो मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, तो इस बिंदु C का x निर्देशांक के लिए हमको x वाले को जोड़ना पड़ेगा, मतलब x प्लस 0/2 हो जाएगा इसके मध्य बिंदु, मतलब C का निर्देशांक। ठीक है, और क्या हो जाएगा y प्लस 0/2, मतलब 0 प्लस y/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको C का निर्देशांक क्या आ गया, x/2, y/2। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसका निर्देशांक आ गया x/2 और y/2। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं क्वेश्चन को समझने में। अब देखिए यहाँ से हमको साबित करना है कि CO, CB और CA क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम नाउ। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, तो पहले हम CB निकाल लेते हैं। तो CB निकालने से अच्छा है कि CB का स्क्वायर निकाल ले। ठीक है, तो CB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सीधे से हो जाएगा x/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y/2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, y/2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, x/2 में से 0 घटाएंगे तो x/2 ही होगा, ये हो जाएगा x²/4। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए इसके अंदर वाले को सॉल्व कीजिएगा ना, तो y के आधा में से पूरा y घटाएंगे तो आधा y माइनस में बचेगा, मतलब y/2 माइनस में बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो y²/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब चलिए इसके बाद निकालेंगे हम CO का स्क्वायर। तो O का निर्देशांक कितना है, 0 0 है, तो CO का स्क्वायर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा x²/4 प्लस x²/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालेंगे हम CA मतलब CA का स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x का होल स्क्वायर, x/2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, y/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा x/2 में से x घटाएंगे तो माइनस x/2 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो x²/4 हो जाएगा प्लस में, और y/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, y²/4। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि CAB का स्क्वायर और CO का स्क्वायर और CA का स्क्वायर बराबर है, तो CB का स्क्वायर बराबर CO का स्क्वायर बराबर है CA के स्क्वायर के। मतलब C से बिंदु A का दूरी, फिर बिंदु B का दूरी और बिंदु O का दूरी क्या है, सेम है, इसीलिए क्या होगा, तो बिंदु C जो है ABC से समदूरस्थ होगा। तो लिख देंगे अतः बिंदु C जो है, अतः बिंदु C A, B तथा C से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक समझने में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आप लोगों से बस एक ही बात कहना है, ये तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर आज का जो सॉल्यूशन है आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे सॉल्यूशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड हैं, जो भी मित्र हैं, आपको ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा, सेल्फिश मत बनिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु ABC दिया हुआ है, उसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि A बिंदु से गुजरने वाली माध्यिका ज्ञात करें और ABC के केंद्रक का निर्देशांक भी ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज ABC के जितने भी केंद्रक होंगे सभी का मान ज्ञात करना है।
ठीक है। तो आइए सभी चीज़ों को देखते हैं। तो प्यारे भाई देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ए शीर्ष से अगर कोई माध्यिका खींचेंगे तो वो क्या होगा, इस BC भुजा का मध्य बिंदु पे उसका एक शीर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि ए बिंदु से खींची गई माध्यिका का एक शीर्ष क्या होगा, तो माध्यिका का एक शीर्ष क्या होगा, BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। BD का मध्य बिंदु होगा। तो माध्यिका तो वही होता है ना जो कोण को और सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु होगा। तो अगर हम इस BC भुजा का मध्य बिंदु निकाल ले तो वो बिंदु D का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसीलिए बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो BC भुजा का मध्य बिंदु मतलब -3 -1/2, ठीक है। और y निर्देशांक के लिए 8 -2/2, ठीक है। मतलब इस बिंदु D का निर्देशांक कितना आ गया, तो -4/2 कितना होगा, -2 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6/2 कितना होगा, तो 3 होगा। तो D का निर्देशांक कितना आ गया, -2,3। तो हमको कह रहा है कि उसकी माध्यिका ज्ञात करना है, मतलब माध्यिका का लंबाई ज्ञात करना है। तो अब निकालेंगे नाव, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, मतलब AD चाहिए। तो AD के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 मतलब -2 और 5। तो -2 में से घटाएंगे 5 को और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 3 में से घटाएंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √अंडर कितना आ रहा है, -5 - 2 कितना होगा, -7, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 3 × 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो √अंडर कितना आ गया, 9 × 6 15 के 5 हाथ में, 1 4 1 5 1 6। तो इतना इकाई आ जाएगा अपना आंसर। AD माध्यिका का लंबाई आ जाएगा। अब हमको कह रहा है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालना है, तो वो फॉर्मूला हमने आपको बताया है। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 होता है, ठीक है। केंद्रक को क्या मान लिए हमने, G मान लिए। तो G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2 लिख लेते हैं हम, x1 + x2 + x3 बट्टा क्या होता है 3। उसके बाद y निर्देशांक के लिए y1 + y2 + y3/3 होता है, ठीक है। तो इसी में अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो बड़े ही प्यारे तरीके से आएगा अपना आंसर, ठीक है। तो G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 5 -3 और -1/3 हो जाएगा। इसी तरह से y निर्देशांक के लिए -1 -2 और +8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो G का निर्देशांक कितना आ गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1/3। अब देखिए 2 1 3 माइनस में और इसमें से घटाएंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 22 का। अब इसके बाद लगभग सभी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे प्यारे हैं, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद चलेंगे अब अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो इस नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा सा है, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं और इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, अभी तो हमने सॉल्व किया है जस्ट थोड़े देर पहले, ठीक है। तो क्या होता है, x1 + x2 + x3/2 होता है, मतलब /3 हो जाता है। तो -2 + 2 + 4/3 हो जाएगा, 3 - 1 + 0/3 हो जाएगा। तो केंद्रक G का निर्देशांक कितना हो गया, तो -2 + 2 कट जाएगा, बच जाएगा 4/3। यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद नहीं करते थे कि इतना ईजी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था और आंसर भी मैच कर चुका था। तो चलिए चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु 1 2 है और 3 5 है एवं केंद्र और मतलब दो ही शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और दिया हुआ है कि केंद्रक जो है मूल बिंदु पर स्थित है, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाई हमने मान लिया तीसरा शीर्ष बिंदु का निर्देशांक XY। अब देखिए केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब क्या है कि केंद्रक का निर्देशांक 0 0 है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, इसीलिए, ठीक है। तो प्यारे भाइयों चलिए अब यहाँ से प्रश्न से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केंद्रक दिया हुआ है ना, केंद्रक का x निर्देशांक 0 के बराबर है। तो चलिए हम केंद्रक के x निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक कितना दिया हुआ है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कितने के बराबर है, निर्देशांक तो 0 0 के बराबर है, ठीक है। इसीलिए इसका केंद्रक का
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, x1 x2 x3 को जोड़ेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 और बट्टा 3, ये किसके बराबर होगा, तो x निर्देशांक मतलब 0 के बराबर होगा। अगर y निर्देशांक के लिए चलते हैं तो y प्लस 5 प्लस 2, y प्लस 5 प्लस 2 और इसका बट्टा 3 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो इसके y निर्देशांक के, केंद्रक के y निर्देशांक के, ठीक है, मतलब x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से y प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0, y का मान आ गया -7 और x का मान आ गया -4। अतः बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो अतः बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा -4 -7। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर और समझने में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन होते हैं सभी इजी, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा पलट देता है, किसी में दे देता है कोई चीज़ तो किसी में पूछ देता है कुछ अलग, ठीक है, तो इस टाइप से होता है सभी क्वेश्चन। आप एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन इस जैसे इसी को बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका अगर हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं ना तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए और उसका जो भी थ्योरी होता है उस चीज़ को पढ़िए। लेकिन आप लोग बुक पढ़ते नहीं हो, उतने चल देते हैं एकदम से एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो चलिए हम हैं आपके लिए सभी चीज़ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 24। आइए चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G का निर्देशांक -2 1 है और एवं इसके 2 शीर्ष बिंदु दिया हुआ है तो तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, जस्ट पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसका केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब उसका भी निर्देशांक दिया हुआ था 0 0 और इसमें भी निर्देशांक दे दिया -2 1, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC के केंद्रक की तरफ, ठीक है। त्रिभुज ABC के केंद्रक G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो G का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। तो x1 कितना है, 1 है, 1 में से 5 घटेगा, फिर उसमें x जुड़ेगा बट्टा 3, ठीक है। और y1 के लिए -6 प्लस 2 प्लस y बट्टा 3, ठीक है। तो ये हो गया केंद्रक का निर्देशांक। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -4 बट्टा 3 और ये हो जाएगा y -4 बट्टा 3, ठीक है, यही ना होगा। तो प्यारे भाइयों देखिए केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ था, हमने इसका मान निकाला, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब चलते हैं, अब क्या होगा, इसका x निर्देशांक के बराबर होगा, मतलब x -4 बट्टा 3 जो है वो किसके बराबर होगा, -2 के, और y -4 बट्टा 3 किसके बराबर होगा, तो वो होगा 1 के बराबर, ठीक है। मतलब y -4 किसके बराबर हो गया, 3 के, और यहाँ से y -4 बराबर हो गया -6 के, y नहीं यहाँ x होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो -6 इधर जाके +4 हो जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ से अगर y का मान चाहिए तो 3 इधर जाके 4 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए बिंदु C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -2, 7। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 25 का। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 25 का आंसर -27 एकदम सही आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि PQR जो है तीनों का निर्देशांक दे दिया और कह रहा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु, मतलब केंद्रक जो है मूल बिंदु पर स्थित है। केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ कि G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, G का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इस त्रिभुज PQR का केंद्रक निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज PQR का केंद्रक क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 2 मतलब बट्टे 3 हो जाएगा। केंद्रक G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस 0 बट्टा 3 और यहाँ से हो जाएगा 7 -2 प्लस y बट्टा 3, ठीक है। मतलब अगर इस G के निर्देशांक को सॉल्व करें तो x प्लस 5 बट्टे 3 आ रहा है, यहाँ से y प्लस 5 बट्टा 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये केंद्रक और ये केंद्रक दोनों का क्या होगा, x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 बट्टा 3 जो है 0 के बराबर होगा और ये y प्लस 5 बट्टा 3 है ये भी 0 के बराबर होगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, यहाँ से x का मान भी -5 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू भी -5 और y का वैल्यू भी -5। समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 27। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु क्रमशः ABC दिया हुआ है सभी का निर्देशांक, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC का केंद्रक एक ही है और केंद्रक का निर्देशांक भी प्राप्त करें, ठीक है। प्यारे भाइयों चलिए हम त्रिभुज ABC का केंद्रक ही निकालते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो जाएगा, तो केंद्रक का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, केंद्रक G का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होगा, तो k प्लस 1 माइनस k बट्टा 3 हो जाएगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक के लिए 2 माइनस k
प्लस 1 प्लस के बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं, केंद्रक के निर्देशांक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जी का निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ देखिए के से के कट गया तो 1/3 रह गया, और यहाँ भी के से के कट गया तो 2 1 3 हो गया, 3/3 क्या होगा 1 होगा। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि सिद्ध करें कि के किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक एक ही है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर के तो कैंसिल हो ही गया ना, तो यहाँ पे के का मान हम कुछ भी रखेंगे तो इसका केंद्रक क्या आएगा, यही आएगा 1/3 और 1 आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूव करना था और यही आंसर भी हो गया, और लिख देंगे अतः के किसी भी मान के लिए केंद्रक एक ही होगा। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया और कह रहा है कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के अंदर में हम बनाएंगे वृत्त जो कि उसके तीनों भुजाओं को टच करे, ठीक है। अब उस वृत्त का जो केंद्र होगा ना वही उसका अंतः केंद्र होगा इस त्रिभुज का, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसका अंतः केंद्र का, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अंतः केंद्र का फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, और बट्टा में क्या होता है a प्लस b प्लस c। ये हो गया x निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए बस वही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पे a b c क्या है ये तो आपको नहीं पता है, तो a b c के लिए हम क्या करेंगे, a शीर्ष के सामने वाले भुजा का जो भी लंबाई होगा उसको हम मान लेंगे a, ठीक है। b शीर्ष के सामने वाले भुजा का जो भी लंबाई होगा उसको हम मान लेंगे b। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो a b c तो आप समझ लीजिए क्या होगा, a शीर्ष के सामने वाले भुजा की लंबाई को हम मान लेंगे a। तो चलिए हम इस भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। b के सामने वाला ये भुजा है, इसके लंबाई को मान लेते हैं स्मॉल b, और इस c के सामने वाले भुजा को मान लेते हैं स्मॉल c, ठीक है। अब बाकी सब कुछ तो हमको पता ही है, सिर्फ ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से दूरी सूत्र से चलेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र से a बराबर स्मॉल a बराबर क्या होगा, स्मॉल a बराबर किसके है, तो ये BC के बराबर है, और BC बराबर निकालने के लिए हमको ये दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC के लिए चल रहा है इसमें देखिए 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √36 मान आएगा 6। अब इसी तरह से हमको b का मान चाहिए, तो b क्या है, तो b है ये AC भुजा की लंबाई, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √AC के लिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा √64 और मान आएगा 8। इसी तरह से अब चलेंगे स्मॉल c क्या है, तो AB है, और AB का दूरी क्या हो जाएगा, AB के बीच की दूरी, तो AB के लिए चलेंगे यहाँ से क्या होगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 प्लस 64 मान आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमको ABC का मान पता चल गया। अब चलेंगे त्रिभुज के अंतः केंद्र की तरफ, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, और अंतः केंद्र को प्रायः किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल I से। तो I का निर्देशांक क्या हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, और y निर्देशांक के लिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो I का निर्देशांक क्या आ गया, a का मान 6 और x1 का मान 6, तो 6 1 36 हो गया। b का मान कितना 8 और x2 का मान कितना 0, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। c का मान 10 और x3 का मान 6, तो 10 6 60 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे 10 8 18 18 6 24, ठीक है। और कॉमा ay1 के लिए चलना है, तो a का मान 6 और y1 का मान 0, तो ये हो जाएगा 0। by2 मतलब 8 और 8 को गुना करेंगे तो 64, और cy3 मतलब c का मान 10 और y3 का मान 8, तो 10 8 80 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो वही होगा 24, ठीक है। तो I का निर्देशांक कितना निकल के आया सामने 96/24, और इसको जोड़ेंगे तो 144/24 आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने पर ये 6 से कट जाएगा, इसको कैंसिल करने पर 4 से कटेगा, तो I का निर्देशांक कितना आया 4, 6। तो यही रहा अपना इस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। तो इसी तरीके से
सॉल्व करेंगे अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 29 को भी। प्यारे भाइयों आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। दोस्तों देखिए जस्ट 28 के जैसे ही सेम प्रोसेस लगा है, ठीक है, मिटाने का आवश्यकता नहीं पड़ा है, बस जगह जगह पे बस सॉल्यूशन को हमने मिटा के लिख दिया है। तो प्यारे भाइयों समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा इस एक्सरसाइज 7.2 के ऑल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। आप लोगों से बस यह रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे हम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने चाहिए। बहुत ही जल्द अपने लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो भी क्लासेज होंगी अब लाइव होंगी, ठीक है। आप लोगों के सामने लाइव बातचीत करते हुए सभी चीज़ होंगी, ठीक है। तो अपना बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इंक्रीज़ करवाने में हमारा सहयोग करें, ठीक है। 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है। आप लोगों ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बस इसी वजह से, ठीक है। व्यूज़ तो आ जाते हैं खैर ठीक ठाक ही, लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी नहीं बढ़े हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। अभी बस कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूरत है। फिर कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 100 150 200 स्टूडेंट हो जाएंगे पढ़ने वाले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मज़े के साथ अपना क्लास चलेगा, डेली चलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले कमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें, एंजॉय करें, थैंक यू।